लेगा कि बराह रास्त उन्हें सुन सकें। यूँ तो खूब उनके इंटरव्यूज़ को सुना जाता है, उन्हें बहुत मकबूल लीडर के तौर पर देखा जाता है और हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जब बात आती है सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, कभी मैराथन के ज़रिए, कभी किसी ड्राइव के ज़रिए से नौजवानों से बहुत कुछ कह पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं और नौजवान बड़े चाव से उन्हें सुनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं यही फील कर पा रहे होंगे जो मैं इस वक्त महसूस कर पा रही हूँ कि उमर अब्दुल्ला जब यहाँ पर पहुँचते हैं वो किस तरीके से इन बातों को पेश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है इस वक्त उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो अब से कुछ ही लम्हात का इंतज़ार और है और फिर हम इस्तकबाल करेंगे सीएम साहब का। हमारे चीफ गेस्ट इस वक्त हमारे बीच पहुंच चुके हैं और क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त काम करती हुई जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाई दे रही है, हर तरफ से सताइश कहीं ना कहीं मिली है और कई ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर सवाल भी पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि क्या ख्याल इस वक्त रखती है एनसी तमाम मुद्दों का, जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो क्या पूरे किए गए हैं, आवाम कितने खुश हैं। तो वो तमाम सवाल जो हैं आज उमर अब्दुल्ला साहब से हम यहाँ पर भी पूछने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे अब इस जम्मू कश्मीर को देखते हैं। और जो कहा जाता है कि तरक्की की राह अख्तियार हुई है तो वाकई कितना उनका जो हदफ उन्होंने रखा था जम्मू कश्मीर को लेकर वो अचीव हुआ है। उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे साथ हैं, डिप्टी सीएम अपना ख़ास वक्त हमें दे रहे हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और बस इंतज़ार कुछ लम्हात का और है, फिर मंच पर तशरीफ़ ले आएंगे उमर अब्दुल्ला साहब और उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। ज़ोरदार तालियाँ, आखिरकार वो लम्हा आ गया है। एक स्टैंडिंग ओवेशन हम ज़रूर यहाँ देना चाहेंगे अपने चीफ गेस्ट को। खैर मकदम करते हैं सर आपका। हमारे चीफ गेस्ट जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं सर आपका। और हम सबसे पहले चाहेंगे कि एक रस्मी जो है यहाँ पर अदायगी की जाए और इसके लिए हिस्बनसोज़ी की रस्म अदा करेंगे हम सबसे पहले सीएम साहब के साथ। ज़ोरदार तालियां। ये कश्मीर की रिवायत है देखिए, और इस रिवायत को आगे बढ़ाते हुए बेहद शुक्रिया, ज़ोरदार तालियां। और अब एजाज़ यहाँ पर ये हमारी तरफ से टोकन ऑफ लव सर के लिए तारिक सर से मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो इस एजाज़ से उमर अब्दुल्ला साहब को सरफराज करें। यहाँ पर ज़ोरदार तालियां हो जाए। हम सब के चहीते लीडर इस वक्त हमारे बीच हैं और उनकी मौजूदगी ही इस पूरे इवेंट में चार चांद लगा देती है। ये एक शॉल पहनाकर टोकन ऑफ लव, मोहब्बत का पैगाम आम करना, एजाज़ से सरफराज किया जाना। और तस्वीर में ये खूबसूरत लम्हात को हम कैद करेंगे यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। और अब दरख्वास्त करेंगे तारिक सर से कि एक गुफ्तगू सेशन उमर अब्दुल्ला साहब के साथ आगे बढ़ाया जाए। ओवर टू यू सर। शुक्रिया इरम। मैं मोड में था फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के, बट सेहत ने उनका साथ नहीं दिया, हमारे साथ नहीं है। उनके जानशीं और हमारे इस रियासत के द मोस्ट हैंडसम चीफ मिनिस्टर, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने इसीलिए आपके वालिद साहब से बात शुरू की थी। बहुत बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला साहब तशरीफ़ लाने के लिए, हौसला अफजाई के लिए। कोशिश करूँगा बहुत मुख्तसर में आपसे बातें करूँ। ये भी कोशिश करूँगा गैर सियासी बात करूँ, क्योंकि आपसे जो सवाल करूँगा उसका जवाब आप देंगे, सुन चुके हैं, कोई नया सवाल होगा नहीं। लेकिन कोशिश ये करूँगा कि फिर भी पूरी ईमानदारी और बेबाकी से हम आपसे बात कर सकें। इस पर कोई शक नहीं है कि उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त हिंदुस्तान की जो सबसे टफ़ स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा, कांटों भरा ताज है, पावर डायनेमिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बावजूद इसके 1.5 साल बिना किसी कंट्रोवर्सी के बर्दाश्त कर लिया है। उम्मीद है कि आगे के 3.5 साल भी बहुत ही हौसला अफजाई के साथ इसको करेंगे। कैसा रहा सर ये 1.5 साल आपके लिए? पहली बात ये, सवाल में आपने कहा कि सबसे मुश्किल स्टेट, शायद अगर हम स्टेट होते तो इतना मुश्किल होता नहीं जी। आधे से ज़्यादा मुश्किलात हमारे
इस वजह से हैं क्योंकि हम स्टेट हैं नहीं, और मैं बार बार ये बात कहता आया, फिर दोहराऊंगा, यूटी विद असेंबली हमारे आइन में अगर सबसे ख़राब कोई हुकूमत के लिए मॉडल कायम किया गया हो, वो हुकूमत विद असेंबली है, यूटी विद असेंबली। मैं तो मान के चलता हूँ कि अगर यूटी तो असेंबली मत रखिए, और अगर कोई जगह असेंबली के लायक है तो उसको यूटी मत रखिए, क्योंकि लोगों के मैंडेट के साथ यूटी विद असेंबली जो है सबसे बड़ा खिलवाड़ और सबसे बड़ा मजाक है। हुकूमत बनती है और फिर उस हुकूमत के हाथ जो हैं पीछे बांधे जाते हैं। हमसे कहा जाता है कि अफसरों से काम लो, लेकिन उन अफसरों को उन जगहों पे बिठाने में हमारा कोई रोल नहीं। वो कब उठेंगे, कब जाएंगे, उनकी जगह कौन आएगा, किसी को पता नहीं। अब यहाँ बिजनेस वाले बैठे हैं कई सारे, अंदाज़ा करिए इनका कोई बिजनेस चल रहा हो, 31 मार्च नज़दीक आ रहा हो, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग की ये तैयारी कर रहे हो, और कोई इनकी कंपनी का सीएफओ जो है वो उठा के ले जाए या इनका सीए बदल दें और इन्हें पता ही नहीं, तो इनका कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा वो खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। हमारे साथ इस साल ठीक यही हुआ। हम बजट की तैयारी में लगे हुए थे और ऑर्डर आया कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली ले गए, बजट के बनते बनते। अब मुश्किल से हमें फिर बात करके 1 महीना उनको यहाँ रुकवा दिया। तो ठीक है ना, अब आप कहते हैं कि बिना प्रॉब्लम के, वो हम जानते हैं ना, अब जो यहाँ सामने बैठे हैं, कि इस निज़ाम में गाड़ी को पटरी पे रखना ही इतना बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसके बावजूद हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हालात का बहाना बना के कहेंगे ना कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमें काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये बिल्कुल इन हालात के बावजूद भी जितना हमसे हो पा रहा है, अब यहाँ ये बिजनेस का कॉन्क्लेव है जी, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं आया है जितना पिछले साल आया था। इसके लिए तो ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। पिछले साल पहलगाम के हमले के बाद अब एक साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। जी, पिछले साल इन्हीं दिनों में पहलगाम में था कि सिलसिला दोबारा चले। उन दिनों जब हम टूरिज़्म के अपने दोस्तों साथियों से बात करते थे, उनको लग रहा था कि 3-4 साल अब हम दोबारा उठेंगे ही नहीं। आज पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह की हालत देखिए। अगर हमारा एयरपोर्ट ठीक बिहेव कर रहा होता, अगर जहाज़ों पे इस तरह पाबंदी नहीं होती और तादाद होती टूरिस्टों की। कहने का मतलब यह है कि काम चल रहा है, रुकावटें और मुश्किलात तो हैं। बिल्कुल, इसमें खैर कोई शक नहीं है कि पिछले 1 साल में जितना फाइट बैक किया है कश्मीर ने, और लोगों को ये उम्मीद थी कि टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगा, बिजनेसेस ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जो फाइट बैक करके रास्ते पे फिर से आए, ट्रैक पे आए हैं, कश्मीर ने ये फिर से साबित किया है कि जब टूटता है तो वो बिखरता नहीं है, निखर जाता है। और इसमें जाहिर सी बात है आप और आपकी पूरी हुकूमत बड़ी मेहनत की है आप लोगों ने। और ये दिल्ली में बैठे लोगों को शायद समझ में ना आए कि भाई कश्मीर में क्या हालात है इस वक्त। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि वो लोग जो कश्मीर के बाहर बैठे हुए बिज़नेस कम्युनिटी, अगर वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट लाना चाहें, लेकर आना चाहें, उनको हम क्या सहूलतें यहाँ से मुहैया करा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ भी मौजूद हैं और वैसे भी बहुत ही हमारी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिसको रिव्यू किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिप्टी सीएम साहब यहाँ मौके पर मौजूद हैं। इनके डिपार्टमेंट के तरफ से एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो फाइनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं।
एक तो हुआ कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के लिए बाहर से किस तरह लाया जाए, वो एक हिस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया है या जो हमारे सन ऑफ द सॉइल हैं, जो हमारे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात में इस चिराग को रोशन रखा, जिन्होंने तमाम पिछले 30-35 साल की तबाही और बर्बादी के बावजूद अपने यूनिट्स कायम रखे, उनके हाथ हम किस तरह और ज़्यादा मजबूत कर सकें, उन्हें हम किस तरह और ज़्यादा मतलब इन हालात का मुकाबला करने में मदद कर सकें, इन चीज़ों की तरफ हम जोर दे रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट हम लाते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, मौजूदा पॉलिसी के बावजूद हमने सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में पिछले साल में लाया। जैसे मैंने कहा, वो एक हिस्सा है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा इस बात से मुझे फ़िक्र है कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको हम किस तरह और ज़्यादा मजबूत कर सकें, उनको हम किस तरह बचा सकें, और जो या तो सिख हो गए हैं या सिख होने के नज़दीक हैं, उनके लिए रिवाइवल के लिए पैकेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करके किस तरह हम अग्री कर सकें ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री चले। बाहर की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, एक नॉर्मल सी की हवा पैदा करने में उनका भी रोल रहता है, लेकिन जो इंडस्ट्री सब्सिडी के लिए आती है वो इंडस्ट्री टिकती नहीं है जी। वो इंडस्ट्री आती है जब तक सब्सिडी हो, जैसे ही आप सब्सिडी हटा देते हो वो इंडस्ट्री वाले जो हैं अपना मशीन जो है छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये नहीं करते, उनके लिए ना हालात जैसे भी हों, इनको रहना यहीं पे है। बिल्कुल। तो अगर हमारे मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं, अगर मैं खुद मानूं, मैं तो कहता हूँ ना 25% हमारा फोकस जो है बाहर से जो लोग हैं उनके लिए होना चाहिए, और 75% हमारा फोकस जो है उनके लिए होना चाहिए जो ज़मीनी हमारे ज़मीन से जुड़े हुए हैं और यहाँ की इंडस्ट्री है। वंडरफुल। आप बहुत टेक सेवी भी हैं। हैदराबाद या बेंगलोर की तर्ज पे हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक बड़े ब्रांड्स आए, IT हब बने, स्टार्टअप्स शुरू हो, क्या इस पे कुछ काम हो रहा है अभी? एक स्टार्टअप इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर ने कायम किया है। जैसे जैसे आपका ये सेशन चलता रहेगा, आपको नंबर्स जो हैं यहाँ पार्टिसिपेंट्स देना शुरू कर लेंगे। एक इकोसिस्टम, एक स्टार्टअप कल्चर जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम हैदराबाद या बेंगलोर से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। जी। और ये सारे जो हैं जो इस स्टार्टअप कल्चर या इस इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे ही नौजवान हैं, चाहे कश्मीर में हो चाहे जम्मू में हो, छोटी यूनिट्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो यूनिट जो है कायम कर रहे हैं जिनके लिए या तो मार्केट यहाँ पे मौजूद है जी। या रॉ मटेरियल उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमारी कोशिश है कि उनको फंडिंग ठीक तरह से मिले और यूनिट कायम करने में उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। गवर्नमेंट और स्टार्टअप कल्चर जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ ठीक तरह से वो मैच नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट में हमें एक एक पैसे के लिए जो है हमें जवाबदेह बनाया जाता है। स्टार्टअप कल्चर में क्या होता है, आप 10 यूनिटों को जो है सीड कैपिटल दे देते हो, मुमकिन है 10 में से 8 फेल हो जाते हैं, लेकिन जो 2 कामयाब हो जाते हैं वो इतना कमाते हैं कि 8 का जो लॉस है वो उसको कवर कर देते हैं। हमारे लिए गवर्नमेंट में उस 8 के लॉस को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कश्मीर यूनिवर्सिटी, अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, IIT, IIM वगैरह के साथ मिलके ये हम इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप्स का वो हम चला रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैं जम्मू कश्मीर बैंक के CEO MD से ही बात कर रहा था, उन्होंने कहा था गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में आई थिंक 25,000 से ज़्यादा एंटरप्राइज़ को खड़ा किया है, और एक बहुत युवा मिशन के थ्रू। आई थिंक नौजवानों के लिए बहुत बड़ा मौका है। मिशन युवा अपने आप में एक बहुत अहम स्कीम है, क्योंकि आम तौर पे अगर आप यहाँ हमारे जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आप उनसे बात करें, खासकर वो लोग जिनके पास मतलब जिनकी माली हालत इतनी मजबूत है नहीं, उनके लिए सबसे मुश्किल काम ये होता था कि वो
कैपिटल कहाँ से लाए। जी उनके पास आइडिया था, उनके पास बिजनेस प्लान था, सारा कुछ था, लेकिन कैपिटल वो हासिल नहीं कर पाते थे। बैंक से लोन लेने के लिए उनको गारंटर लाना पड़ता था, उनको तरह तरह के सिग्नेचर लाने होते थे। मिशन युवा के तहत हमने 2 चीज़ें उनके लिए आसान की। एक तो बैंक से फाइनेंस हासिल करना, और डीपीआर अपना जो है एक साइंटिफिक तरीके से डीपीआर तैयार करवाना। इन चीज़ों का जो अब ग्राउंड पे दिखना शुरू नतीजे हुआ दिख है रहे कि इतने सारे लोग जो हैं वो J&K बैंक से अब फंडिंग ले रहे हैं। जी। अब विमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी काम हुआ है। जब लोग बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट के, लोग कहते हैं कि हमने बसेस फ्री कर दिए। उसके बावजूद आपने लखपति दीदी और बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उस पर काफ़ी काम हुआ है। तो जो यहाँ की औरतें हैं उनके लिए कुछ खास स्कीमें और भी लेकर सरकार आ रही है? वो जिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मैंने जिक्र किया है उसका उसमें ये शामिल किए जाएंगे। जी। वो एक सवाल का जवाब रह गया था कि मैं ये जानना चाह रहा था कि जो लोग बाहर से आना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट लेकर, उनको सरकार किस तरह उनके लिए ना एक तो एक स्कीम था, लेकिन उसमें जितनी रकम रखी गई थी जी वो काफ़ी नहीं था कि तमाम एप्लीकेंट्स को कवर किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत चल रही है कि जो बचे हुए एप्लीकेंट्स हैं उन्हें इस स्कीम के तहत जो हमें जो मदद करनी है वो मिले। लेकिन उसके साथ साथ ज़मीन, कंसेशनल बिजली, अभी भी आप देखें तो बाकी रियासतों के मुकाबले हमारी बिजली की कीमतें जो हैं वो कम हैं। आप तेल की बात करें, अगर आप हमारे पड़ोसी रियासतों की बात करें, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें उनके मुकाबले में अभी भी कम हैं। और एक चीज़ जो हम बार बार कहते हैं, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड, एजुकेटेड, यंग वर्कफोर्स जो है अवेलेबल है। सिर्फ ये है कि उनको मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले। टैलेंट और इंटेलिजेंस की तो खैर कोई भी कमी नहीं है जम्मू कश्मीर में। एक और उसी लोन से ही मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि मुझे पता चला था कि जम्मू कश्मीर में जो NPA है वो आई थिंक 4.5% के आसपास है। NPA 4.5%, किसी भी स्टेट से कम है। इतनी मुश्किलों के बाद भी ये जो पे बैक की कैपेसिटी है, ये जज्बा है कश्मीर के अंदर या क्या है ये? अब यहाँ लोग, जैसे इसलिए मैंने कहा कि हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे नहीं रहना चाहिए कि हम बाहर से कितने लोगों को ला सकें। हमारी तवज्जो इस बात पे होनी चाहिए कि जो हमारे अपने हैं उनको हम किस तरह और मजबूत करें। और ये आपने खुद नंबर सामने लाया कि तमाम हालात के बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद अभी भी लोग जो हैं अपने जो लोन लिए हैं उनको सर्विस कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के जो हैं रिकॉर्ड लेवल पे कम है। बिल्कुल। तो इस बात का मतलब ये है कि हमारे लोग जो हैं, कोई यहाँ मतलब मुफ्तखोर नहीं है, कोई यहाँ सब्सिडी खाने के लिए नहीं है। यहाँ लोग चाहते हैं कि उनकी इंडस्ट्री चले। जी। वो सिर्फ कहते हैं ना कि हमारा हाथ पकड़ो, हमारी मदद करो। हम यहाँ लोन खाने के लिए नहीं है, हम सब्सिडी खाने के लिए नहीं है। उल्टा हम गवर्नमेंट को खुद रेवेन्यू जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट का हाथ जो है इनके कंधे पे रहना चाहिए, जो डिप्टी CM साहब और मैं मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम करें। उमर साहब, बहुत सवाल है मेरे पास, आपके पास वक्त नहीं है, मेरे पास तो खैर बहुत आप 2-3 और ले लीजिए ना फिर। मैं चाह रहा हूँ कि 2-3 मैं आज़ाज़ आपको दिलवा दूँगा। जी, नॉन पॉलिटिकल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी है तो वही सवाल हो जिसका कुछ हासिल हो तो बेहतर होगा। जी, और एक आखिरी सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ देता हूँ। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई, आपको देख कर यही लगता है मुझे। जब सुबह आप सोकर उठते हैं, आईने में ख़ुद को देखते हैं, तो बजाय जब खुद को आप देखते हैं तो देखते जो आपके पहला जो ख्याल आता होगा वो आई एम सो हैंडसम, उसके अलावा कश्मीर के हवाले से क्या ख्याल आता है आपको? मैं अफसोस से कहना पड़ता है ना, वो ख्याल मुझे कभी आता ही नहीं है। अच्छा। मैं थोड़ा सा घमंडी हूँ, लेकिन इतना घमंडी नहीं हूँ ना कि मैं अपने आप को आईने में देखूँ और कहूँ ना मुझसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसके अलावा क्या ख्याल आता है आपको कश्मीर के हवाले से? यहाँ तकलीफ़ें कम हैं जी। मैं सुबह उठता हूँ तो सोचता हूँ ना, आप आज कौन सा बम फटने वाला है, आज कौन सी मुसीबत आनी है, आज कौन सा बादल तो जब फटेगा तब फटेगा, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मुझे लगता है आपकी पूरी कैबिनेट का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाँ, आपके साथ साथ आपकी पूरी कैबिनेट का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अब यहाँ
सिर्फ मेरा नहीं ना, इस कमरे का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है ना। अगर हम हंस नहीं पाते तो ना रो रो के हम थक जाते। बेशक 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 बेशक। हंसते हैं बीच बीच में, थोड़ा सा दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। कभी अकेले हंसते हैं, कभी मिलके हंसते हैं। माइक दीजिए उधर। एक सवाल पर इधर से लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। वालेकुम सलाम। और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें भी औरतों की विजिबिलिटी नहीं दिखी जाती। तो आपकी गवर्नमेंट, जैसे आप कह रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है और दिखता भी है अब। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो औरतों के पक्ष में आगे रख सकते हैं? अब ये सही है कि जब आप हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन मेकिंग की बात करें तो वहाँ जितनी औरतों की तादाद होनी चाहिए वो नहीं है। इसीलिए तो कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस यूनानिमसली वुमेन्स रिजर्वेशन का बिल जो है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने पास करके उसको कानून बनाया। आज नहीं तो कल वो लागू होगा और लाजमी आपको एक हिस्सा अपनी असेंबली का, पार्लियामेंट का अपनी माओ बहनों के लिए रिज़र्व करना होगा। मुमकिन है कि उससे विमेंस एम्पावरमेंट ना सिर्फ नहीं लेकिन पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, क्योंकि एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उनको आके बिठा दें, उनको गवर्नेंस में हिस्सा भी लेना होगा और वो तो हो ही जाएगा। लेकिन एक छोटी हुकूमत होते हुए भी कैबिनेट में हम 6 ही लोग हैं। मेरी एक मिनिस्टर साथी हैं, यहाँ बैठे हैं, अहम पोर्टफोलियो संभाली हुई हैं, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, और काबिलियत में कोई कमी नहीं। और हमारी मुकम्मल कोशिश रही पिछले 1-1.5 साल में कि इस तबके को जितनी हुकूमत के फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी के बावजूद हम मदद कर सके, हम कर रहे हैं। चाहे वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के तहत हो, चाहे मैरिज असिस्टेंस के तहत हो। अब ये फ्री राइडरशिप बसों में, ठीक है, कभी कभार हम मर्द जो हैं इस चीज़ का हम मजाक उड़ाते हैं, बट हकीकत ये है कि बसों में आसानी से चढ़ने का हमारी माएँ बहनें जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले पा रही हैं। चाहे वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक पहुंचने के लिए हो, चाहे काम तक पहुंचने के लिए हो, या किसी भी वजह उनको सफ़र करना पड़े तो वो आराम से कर पाती हैं। यहाँ तक कि अब मुझे लगता है कुछ बसों में मर्दों के लिए जगह अब मिलना जो है वो मुश्किल हो गया है। मैं आम तौर पे अपने जो स्मार्ट सिटी ई बसेस को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 70-80% उसमें राइडरशिप जो है हमारे लेडीज़ की हैं और मुश्किल से 20% जो है वो मर्दों की है। मर्दों के लिए रिजर्वेशन करना होगा, वहाँ सीट रिजर्व करनी होगी शायद। हाँ, चलिए ना, फिलहाल तो इनकी रिजर्वेशन हम ठीक करें, अपना हम बाद में कर लेंगे। हमने 70 साल हमने ही चलाया हुआ है तो ठीक है। बट कहने का मेरा मतलब ये है कि वी हैव नॉट इग्नोर्ड दिस 50% ऑफ द पॉपुलेशन एंड गोइंग अहेड वी वोंट इग्नोर इट आल्सो। अस्सलाम वालेकुम सर। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, बहुत मुख्तसर सा कीजिए। सर एक्चुअली मैं कोचिंग इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहा हूँ, डॉक्टर सदाम मेरा नाम है। तो सर पिछले 24 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग दे रहा हूँ। मगर सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से 10% कोटा आता है, 10% कोटा होता है सर, जिसमें हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं सर, जो ऑर्फिन्स होते हैं या डेस्टिट्यूट्स होते हैं। मगर सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो 10% कोटा हमारे पास आता है, एटलीस्ट सर उसमें अगर हम कोचिंग इंडस्ट्री पूरी देखेंगे उसमें सर 10,000 या 5-6 हज़ार बच्चे आते हैं। हमारे पर्सनल कोचिंग सेंटर में सर लगभग 500 बच्चे ऐसे होते हैं जो 10% कोटा में आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं सर।
मगर सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उसको पूरी तरह से आप स्क्रीन कीजिए, जो हमारे कंसर्न MLAs है सर, क्योंकि वो ग्राउंड के साथ जुड़े होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन सा बच्चा ऐसा है जो डिजर्विंग है, डेस्टिट्यूट है, ऑर्फन है, या डाउन ट्रोडन है, या गरीब है। तो सर वो मुझे लगता है कि वो उसी ग्रॉस रूट लेवल से आने चाहिए, फिर वो रिकमेंड होने चाहिए टू डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसमें खतरा एक है। हाँ सर। आपको फिर ये बच्चे जो हैं मेरिट पे कम और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे ज़्यादा मिलेंगे। सर मैं अब मिसाल के तौर पे, अब मैं MLA हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं उन्हीं लोगों को रेकमेंड करूँगा जो मेरे सियासी सोच के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। नतीजा ये होगा कि एक डिज़र्विंग कैंडिडेट ऐसा होगा जिसका पॉलिटिकल लिंकेज मेरे साथ नहीं होगा और वो रह जाएगा। हमें किसी ना किसी तरह ये देखना होगा कि मेरिट वाले बच्चे आएँ, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका जो है वो हमें ठीक करना सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली सर उसमें कोई मेरिट ना कोई एग्जामिनेशन डिसाइड होता है, वो सर जो भी जाता है वहाँ पे फॉर्म भर लेता है डायरेक्टरेट में। उसमें सर एक्चुअली या तो आप मेरिट बेसिस पे, यहाँ पे हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा बैठी ऑनरेबल मैम, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि उसमें आप किस तरीके से आप एग्जाम डायरेक्टरेट से जब वो आता है उसकी कोई ऑफिस चीज़ नहीं होती है। मैं समझ गया। इसका हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आपने ये मसला फ्लैग किया हो, हम कर लेंगे इसका। वक्त कम है तो अब सवाल अब नहीं ले पाएंगे। सर हमारे पंजाब के कुछ एंटरप्रेन्योर अब यूनिवर्सिटी का आपने एक्ट पास कर दिया, तो फ्यू ऑफ आवर एंटरप्रेन्योर वांट टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी हियर इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर द स्टूडेंट ऑफ जम्मू। आ जाइए ना, हमने इसलिए तो ये कानून लाया क्योंकि हमें जो हमारा अपना कैलकुलेशन है, और मिनिस्टर साहिबा यहाँ बैठी है, लेकिन मुझे लगता है कोई 2500 से 3000 करोड़ जो है यहाँ से हम पैसा बाहर भेजते हैं सिर्फ फ़ीस की सूरत में, और फिर हमारे बच्चे जो हैं बाहर कभी कभार जो है हालात ख़राब हो जाते हैं तो उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश रही कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अगर यहाँ लगें, एक तो आपकी भी कमाई होगी, लेकिन हमारे बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं होगी एजुकेशन हासिल करने में। तो हम तो चाहते हैं कि यहाँ यूनिवर्सिटीज़ लगें, और उनके लिए जो हमें मदद करनी होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे ख्याल से नहीं, अब रहने दीजिए, वक्त बहुत कम है। उसको लास्ट अब खड़े हो गए, अब लास्ट दे दीजिए तो ख़त्म कर लेंगे। माइक दीजिए, माइक दे दीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, अगर माइक नहीं है तो फिर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सीएम साहब। तो मैं शबीर अहमद हूँ, अलनूट्रक मेमना से मैं हूँ। रिक्वेस्ट मेरी है कि स्मार्ट बसेस आपने फीमेल्स के लिए फ्री कर दी है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और वेलकम करते हैं। तो बट इट इज़ ऑन योर हैंड्स, इट इज़ इन योर काइंड कंट्रोल दैट अगर जो फीमेल्स है, अगर उसमें एक पोर्शन अलग किया जाए इन फीमेल्स के लिए, ताकि जो सोशल मीडिया में आम खबरें आती है कि फ़ीमेल्स के साथ धक्का मुक्की वगैरह होती है, वो भी हमारी बहनें हैं। तो अगर इस पोर्शन को अलग किया जाए, फीमेल को पीछे से रखा जाए, और जो जेंट्स है जिनसे पेमेंट ली जाती है उनको आगे किया जाए, 2 पोर्शन। मेरी ये ओपिनियन है, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है ना, ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से कह दूँगा। लेट्स सी व्हाट इज़ पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त के लिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल इन लोगों के होंगे, मेरे भी हैं। अगली मुलाकात में इंशाल्लाह दोबारा तफसील में मुलाकात होगी और बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक सर आपका भी और उमर साहब आपका भी। और जिस तरह से आपने बात की कि माशरे की तरक्की के लिए किस तरह सरकार काम कर रही है, आप लोग वक्फ हैं, उसी तरह कुछ और लोग हैं जो माशरे की तरक्की के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ से उन्हें क्यों ना एजाज़ से सरफराज किया जाए। ये मुबारक मौका उनके ज़िंदगी का भी अहम लम्हा बन जाए। कुछ लोगों को दावत देना चाहूँगी मैं। सबसे पहले फ़ारूक अमीन साहब को दावत देना चाहूँगी, CEO कनवाल फूड्स एंड स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड। तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पर और इस एजाज़ को हासिल करें। फ़ारूक अमीन साहब। सर के पास वक्त थोड़ा कम है, तो कोशिश करें कि जल्दी से ये मुलाकात हो जाए, ये एजाज़ हो जाए। ज़ोरदार तालियां हो जाए।
इसके बाद नवीन बहमानिया साहब तशरीफ़ ले आए, फाउंडर डायरेक्टर IMPRIMIS IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर। ज़ोरदार तालियों के बीच आपका इस्तकबाल करेंगे मंच पर नवीन साहब। नवीन बहमानिया। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगी डॉक्टर अंशु कटारिया साहब को, प्रेसिडेंट पंजाब यूनाइटेड कॉलेज एसोसिएशन। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगी एजाज अहमद गनई साहब को, चेयरमैन हायर स्कूल कंगन गांधरबल की ओर से। और अब स्टेज पर तशरीफ ले आए शौकत हुसैन खान साहब, चेयरमैन डून स्कूल श्रीनगर, उनके साथ सयान खान और शौकत खान तशरीफ ले आए। इसके अलावा अब मैं दावत देना चाहूँगी वसीम खान साहब को खैबर सीमेंट्स से कि वो आकर यहाँ पर अपना अवार्ड रिसीव करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुआशरे में बेहतरीन काम किया है, बेहतरीन कारकर्दगी को अंजाम दिया। तो ज़ोरदार तालियां होती रहें। सभी की हौसला अफजाई होनी बेहद ज़रूरी हो जाती है। ऑडियंस में बैठे हुए तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगी कि वो ज़ोरदार तालियां बजाकर सभी की हौसला अफजाई करें। और अब मैं दावत देना चाहूँगी तारिक डार साहब को, फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर ब्रांड पश्मकार, स्टेज पर तशरीफ ले आए। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी सतीश भाई शाह, MD पूजा टूर एंड ट्रैवल्स एंड पूजा हॉलीडेज। बहुत मुबारक सभी अवॉर्डीज को। और ऑडियंस थोड़ा सा ताउन करेंगे आप, तालियां बजती रहें। एडवोकेट इदरीस अहमद साहब को दावत देना चाहूँगी, चेयरमैन ज़मीन फाउंडेशन, तशरीफ ले आए वक्त। डॉक्टर पीयूष द्विवेदी साहब, आप यहाँ मौजूद हैं, स्टेज पर दावत आपको दी जा रही है, अपना अवार्ड रिसीव करें। और अब मैं बुलाना चाहूंगी दिव्या वासु शर्मा, डायरेक्टर जीविशा हेल्थ से, कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कार, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट, आप तशरीफ ले आए स्टेज पर और अपना एजाज़ हासिल करें। इसके अलावा मैं दावत देना चाहूँगी BA शाह साहब को, चेयरमैन न्यू ड्रीमलैंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ओर से। खुनौन जमा साहिबा से भी मैं दरख्वास्त करती हूँ कि तशरीफ ले आए मंच पर, फाउंडर फुटप्रिंट्स प्री स्कूल एंड डे केयर की ओर से। और अब मैं दावत देना चाहूँगी मंच पर अस्मा गुलजार साहिबा को, बॉलीवुड फैशन डिज़ाइनर, स्टेज पर तशरीफ ले आएँ और इस अवार्ड को हासिल करें। राशिद मखदूमी साहब, ग्रेटर कश्मीर एंड कश्मीर उज़्मा, आप मंच पर तशरीफ ले आए सर। अस्मा गुलजार साहिबा मंच पर। राशिद मखदूमी साहब। अरशद कादरी जी से भी दरख्वास्त करूंगी आप मंच पर आ जाएं। जम्मू कश्मीर बैंक DGM जम्मू कश्मीर बैंक की ओर से यहाँ पर मौजूद हैं अरशद कादरी साहब। और डिविजनल हेड जम्मू कश्मीर बैंक से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरशद कादरी जी। और अब मैं दावत देना चाहूँगी आदिल अहमद साहब को, रैम्पेज एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, कि वो मंच पर तशरीफ ले आए। इसके बाद मैं दावत देती हूँ हाजी नईम अब्बास, चेयरमैन MM कंस्ट्रक्शंस को, मंच पर तशरीफ ले आए और अपना एजाज़ हासिल करें। इसके अलावा डॉक्टर सद्दाम, चेयरमैन स्की प्राइवेट लिमिटेड,
मंच पर तशरीफ ले आए, अपना एजाज हासिल करें। जुनैद रफीक साहब, MD ब्लैक बियर ब्रू। मंच पर तशरीफ लाएं, अपना अवार्ड हासिल करें। मुबश्शिर भट्ट को दावत देना चाहूंगी अब मंच पर, MD म्यूबेक्स बिल्ड एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, कि वो मंच पर तशरीफ ले आए और अपना अवार्ड हासिल करें। डॉक्टर मीर शाहनवाज, फाउंडर डायरेक्टर डर्मिस्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक की ओर से मंच पर तशरीफ ले आए और अपना अवार्ड हासिल करें। और अब ख़ास दावत मैं यहाँ पर देना चाहूँगी परवीन संगरल जी को, फाउंडर मुस्कान फाउंडेशन स्नैक जम्मू एंड कश्मीर। उनकी खिदमत काबिल तारीफ़ है मुआशरे के लिए। मैं चाहूँगी मैम आप तशरीफ़ ले आएँ एजाज़ मैम के लिए यहाँ पर, और उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ बिल्कुल बनती हैं। देखिए ज़ोरदार तालियों के बीच हम मंच पर बुलाना चाहेंगे डॉक्टर परवीन संगरल साहिबा को।